हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वाइस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है इस कंसेप्ट से, यूट्रोफिकेशन से अभी तक, जब तक ये चैप्टर हो चुका है, जहाँ तक हम पहुँचे। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ना या कम होना, लेकिन उस न्यूट्रिशन की मात्रा की वजह से जो उसके नेटिव स्पीशीज हैं उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उन उनको फ़ायदा मिलना या फिर उनकी दर्दनाक मौत होना। मौत होना, ठीक है, दर्दनाक नहीं, मतलब ये थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गया मैं, ठीक है, मौत होना। तो एल्गल ब्लूम्स जो हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। बताओ क्यों, पहले इतनी लाइन का मतलब मुझे मतलब बताओ। एल्गल ब्लूम रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, वाई शाइनी, ऐसा क्यों होता है? कोई भी बताओ, मयूर, आर्यन। गुड, गुड गुड गुड। जैसा कि ये देख रहे हो, ये वाली लेयर एल्गे लेयर, हाँ ये, और ये एल्गे लेयर श्रेया बढ़ती क्यों चली जा रही है? ये यहाँ से शुरू हो रहा है राइट साइड से, ये लेफ्ट 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 की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा क्यों? जो हाँ, न्यूट्रन लेवल बढ़ रहा है। गुड आर्यन, मयूर, श्रेया। और इसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आर्यन, एल्गे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी ग्रोथ प्रमोट हो रही है, राइट? ठीक है। अब देखो, अब सुनो, मतलब इफेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये बहुत भारी भरकम स्टेप से या आउट ऑफ द ब्लू कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस पुराने लेक्चर से या पुराने, जब तक अभी ये चैप्टर चल रहा था, उन लेक्चर से मैं कनेक्ट करता हुआ आपको दोबारा से रिकॉल करवाता हुआ इफेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम्स जो हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट जैसे ही वाटर बॉडी पर पड़ना बंद हो जाएगी, तो शैलो वाटर्स में, श्रेया, किसकी कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है, पहले वो बताओ। मैंने डायग्राम बनाकर अच्छे से समझाया था। फोटोसिंथेसिस किसका? जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो भी सीग्रास हैं वगैरह, या जो भी हैं छोटे बड़े पौधे हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट की डेथ तक हो सकती है। तो इस चीज़ का फंडा समझ गए ठकुराइन? आप थे ठकुराइन उस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में? जो तो जो डेथ है एक्वेटिक प्लांट्स की इकोसिस्टम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, वो हो जाएगी। वो बेसिकली इसलिए हो जाएगी, अब जैसे ये तो एक रॉ फॉर्म में कह रहा है कि इट रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। सनलाइट के ब्लॉक होने की वजह से जो सनलाइट अभी तक पहुंच पा रही थी और जो कि हेल्प कर रही थी, यहाँ पर आपने देखा था, ये देखो, ये सनलाइट पहुंच पा रही है यहाँ तक, वाटर बॉडी तक, और ये हेल्प कर रही है इसको, इस प्लांट को क्या करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, सी ग्रास को या जो भी है, कि फाइटोप्लैंक्टन। बदले में ये भी एक यूजफुल चीज रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीओ बढ़ेगा। ये क्या रिलीज कर रहे हैं? O2। और पानी के अंदर O2 कैसा होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम restrict the penetration of sunlight, resulting in the death of aquatic plants and hence restrict the replenishment of oxygen। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक पानी के अंदर ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा था? यही एक्वेटिक प्लांट्स। कैसे? अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ये चीज रिलीज कर रहे थे, एंड प्रोडक्ट जो इनका था, वो क्या था? O2, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो था, अब वो रुक जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है ना, अगर आप प्रीवियस लेक्चर, इस डायग्राम वाले लेक्चर को समझोगे, जस्ट जो इसके प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट करा था इन 5 स्टेप्स को काफ़ी डिटेल में, तो आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये हमारा पूरा प्रीवियस 1 घंटे का लेक्चर जो था, ये पहले पॉइंट के अंदर समाता है ये, ठीक है। उसके बाद जो न्यू स्पीशीज इन्वेजन है, याद रखना, हम लोग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। इफेक्ट्स क्या हैं यूट्रोफिकेशन के? एक आपने देखा कि एल्कल प्लूम जो है वो सनलाइट को आने से रोकेगा वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट की डेथ हो जाएगी, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी को मिल सकता था, वो खत्म होता चलेगा। और फिर आप एक हायर लेवल की एनालिसिस ये भी जानते हो कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो ऐसे भी खत्म होता चलेगा कि जो वहाँ पर वो प्रेजेंट रह गया है, फिर जो भी प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पीशीज की डेथ होगी उस वाटर बॉडी के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनके डीकम्पोजिशन के लिए भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, है ना।
और फ्रेश कहीं से सप्लाई आ नहीं रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मैंने आपको एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल से समझाया था ये वाली बात, है ना, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और कॉस्ट किस फॉर्म में भुगतनी पड़ेगी, अल्टीमेटली उनकी भी डेथ हो जानी है ना। उसके बाद न्यू स्पीशीज इन्वेजन, अगर यूट्रोफिकेशन होता है तो नई नई स्पीशीज का इन्वेजन हो सकता है। ऐसा क्यों? जो न्यूट्रिशन कंटेंट, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो पानी के अंदर, उस वाटर बॉडी के अंदर जो बढ़ गया है, तो ऐसा हो सकता है ना दोस्तों कि वो किसी एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी की ग्रोथ को प्रमोट करे। वो न्यूट्रिशन ही अभी तक वो इन्वेजिव एलियन स्पीशी ढूंढ रहा था अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। हो सकता है ना ऐसा? और क्या पता उसे वो चीज़ पसंद आ गई हो, या फिर उसके वो ठिकाने लगा दे बढ़िया तरीके से, जहाँ तक अभी उसकी जो खोज थी वो खोज कंप्लीट हो जाए, और ये जो इन्वेजिव स्पीशी है, मान लो ये इन्वेजिव ग्रास है, कोई बेसी ग्रास है, ये अपनी जगह बनाते चली जा रही है, बनाते चली जा रही है, बनाते चली जा रही है। इसकी डायरेक्शन आर्यन, अगेन मैं पूछ रहा हूँ ये वाली बात, ये लिथोस्फीयर से पानी की तरफ आ रही है या फिर वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जा रही है इसकी ग्रोथ, इस ग्रास की ग्रोथ, है ना, लिथोस टू वाटर, है ना। और ये मयूर पानी की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है? सी ग्रास, ये घास रिच न्यूट्रिएंट, और हो सकता है उसको पसंद आ गया, और ये भी हो सकता है ना मयूर ये इन्वेजिव ग्रास हो, है ना। तो न्यू स्पीशीज इन्वेजन, यूट्रोफिकेशन जो है, इट में कॉज द इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिव बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स टू अबंडेंट लेवल, हद से ज्यादा बढ़ जाना उनका। अगेन ये वाला डायग्राम बहुत सिंपल सा, फ्रॉम दिस टू दिस, इसको आप कहते हो जब बहुत कम होते हैं ओलिगोट्रॉफिकेशन, बहुत ज्यादा होते हैं उसको आप कहते हो यूट्रॉफिकेशन। ओलिगोट्रॉफिकेशन से लेकर यूट्रॉफिकेशन तक बीच में एक रास्ता और पड़ता है, उसका नाम क्या होता है प्राची? गुड, मीजोट्रॉफिकेशन। हमने यहां पर पढ़ा था ना, कंगे ये रहा, मीजोट्रॉफिकेशन। जनरली इंडिया की लेक्स में यूट्रॉफिकेशन या फिर मीजोट्रॉफिकेशन है। गुड मयूर। तो दिस कॉज, यहां पर गैप है, दिस कॉज शिफ्टिंग इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। यूट्रोफिकेशन जो होगा वो इकोसिस्टम को कॉम्पिटिटिव बना देगा, कैसे? बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स टू अबंडेंट लेवल, एंड दिस कॉज शिफ्टिंग इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अब बात ये है ना, उनकी तादाद बढ़ रही है, अब हो सकता है उनकी ज्यादा आबादी बढ़ने की वजह से जो फूड चेन है, जो फूड साइकिल है, जो फूड वेब है, वो डिस्टर्ब हो जाए। अब जब वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस हमेशा एक चीज में रिजल्ट करेगा, दैट इज डेथ। डेथ जब भी होगी ये ऑटोमेटिकली एक प्रक्रिया को इनवाइट करेगी, और वो है डीकॉम्पोजिशन। और डीकॉम्पोजिशन की प्रक्रिया में हमेशा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह किसी भी मरती डेड बॉडी जो है या मरती मछली के शरीर के ऊपर जब भी उसको डीकम्पोज करने की कोशिश करेगा, तो वो बैक्टीरिया, वो स्पीशी यूज करेंगे हमेशा डिजोल्व ऑक्सीजन को। और डिजोल्व ऑक्सीजन वैसे ही कम होता चला जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ गई है। जो भी स्पीशीज है, मान लो मछली मान लो, ठीक है, फ्रेश रिप्लेनिशमेंट कहीं से आ नहीं रही है, इनकी डेथ होती चली जाएगी। जो उसके ऊपर फीड करेंगे उनको डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, कॉस्ट अल्टीमेटली इस फॉर्म में चुकानी पड़ेगी इस एक्वाटिक इकोसिस्टम को, कि जो स्पीशीज जिंदा रह भी गई हैं वो भी लुप्त होने लगेंगी, वो भी मरने लगेंगी। राइट, पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है अगर हम डिटेल में जाकर इसकी एनालिसिस करें तो। हाँ, क्योंकि यहां पर पॉइंट ही वही है, तो वो ये कह रहा है कि जैसे मतलब मान लो यहां पर एल्गल ब्लूम ही मान लो, ठीक है, वो बढ़ सकता है। यहां पर ऊपर कोई ग्रास मान लो, वो बढ़ सकती है, वो परत बना लेंगी। और जनरली इन्वेजिव स्पीशी किस फॉर्म में देखने को मिलेगी? भाई एक वाटर बॉडी थी, कन्वर्ट होते होते पानी लूज करते करते दलदली जमीन, और फिर वो एक पूरा घास का मैदान बन जाती है जिस पे आप खड़े होकर जंप कर सकते हो। तो कहां गया वो पानी? वो पानी का अस्तित्व उसके डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से था। जब वही गायब हो गया तो पानी किस बात का फिर पानी, है ना।
ये चीज़ है। तो दिस कॉज शिफ्टिंग इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम। क्लियर हो गया ना मयूर की? फिर से बताऊं, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, यूट्रोफिकेशन इवेंचुअली क्रिएट्स डेट्रिटस लेयर्स इन लेक्स। अब डेट्रिटस लेयर क्या होती है, या डेट्रिटस का मतलब क्या होता है? जिसका डिकम्पोजिशन, मरे हुए जीव जंतु मतलब बेसिकली उसके ऊपर समा गए हैं, ठीक है। ऊपर वो तैर कर आ जाएंगी। जब कुणाल है क्लास में? कुणाल नहीं है। जब क्या हुआ था, जब मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ, भिंड में गौरी की लेक में जब ये यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम हुआ था ना, तो क्या हुआ था, आई थिंक शाम तक किसी ने नोटिस नहीं करा था, लेकिन रात में ना जो भिंड के लोग हैं उस एरिया में जो आसपास रहते हैं, तो उनकी कंप्लेंट थी कि पता नहीं रात को यार बदबू बहुत आ रही है, हद से ज़्यादा। जैसे मछली मर जाती है, कोई भी मर जाती है, तो वो ऐसा होता है ना। सुबह उठ के जब उन्होंने देखा, पूरे तालाब में पानी दिख रहा है हल्का फुल्का, लेकिन मछली, मरी हुई मछलियों की लेयर पे लेयर, परत पे परत बनी हुई है। अब वो होता है डेट्रिटस लेयर, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस सक्सेसिवली शैलोअर डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट हुआ तो फ्रेश वाटर लेक की जो फ्रेशनेस थी वो खो गई। इवेंचुअली वाटर बॉडीज रिड्यूस इनटू मार्च। मैंने बोला था ना आर्यन, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि दलदली जमीन बन जाती है। एक फंडा दोस्तों याद रखना, यही इस चैप्टर में चलता चला जाएगा, यही है वो। अब देखो, अगर आप लोग सच्चे मन से बताओ, इस चैप्टर के अंदर हमने इसलिए कोई और चेन तो पकड़ी नहीं है, कोई नई बात तो करी नहीं है, क्यों मयूर? वही चीज़ है जो घुमा फिरा के बस ये हमें टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। इस चैप्टर को एक ही लाइन में समझने वाली बात है इस मयूर, क्यों? कि भाई पानी है, न्यूट्रिशन बढ़ गया, किसी के लिए वो फायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदायक है, कुछ जी जाएंगे कुछ मर जाएंगे, चैप्टर खत्म। बस इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग समझें और अपनी एनालिसिस में कन्वर्ट करें, तो भाई कहने के लिए फिर ये 10 दिन का चैप्टर है जिसमें रोज एक ही घंटे लगाने हैं हमें, ठीक है। पॉइंट वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन के अंदर आते 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 एक्सपेंशनिज्म की फॉर्म ले लेगा, बस है। तो इवेंचुअली वाटर बॉडीज रिड्यूस्ड इनटू मार्श, और मार्श क्या होता है? दलदली जमीन। हुज प्लांट कम्युनिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एक्वेटिक एनवायरमेंट टू अ रिकॉग्नाइज्ड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। आ गई वही वाली बात, पानी क्या बन गया? जमीन बन गई, पानी जमीन बन गई। लॉस ऑफ कोरल रीफ्स। अब आप कहोगे कोरल रीफ, तो देखो बात ऐसी है, वाटर बॉडी तो कोई भी हो सकती है, और यूट्रोफिकेशन तो कहीं पर भी हो सकता है। ये कोई रूल है क्या? किसी लेक में किसी जगह पर कोरल रीफ नहीं मिलेगी, या फिर उन्हीं उन्हीं जगह पर मिलती है कोरल रीफ, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं ना। हाँ, तो जैसे जब मैं लेकों की बात कर रहा हूँ, या फिर ये बार बार आपको लेक 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 समझाता जा रहा है ना, तो आप ऐसा मत सोचना कि यार कोरल रीफ जो होती हैं वो लेक्स में नहीं होती। यहाँ पर अब लेक यार आपके आपके दिमाग में जो इमेज होगी इंडिया स्पेसिफिक, वो यही होगी कि यार निब्बा निब्बी जिसमें बोटिंग करने जाते हैं, या फिर जहाँ तक बाउंड्री में देख पा रहा हूँ जो तालाब वगैरह की, वही लेक होती है। लेक कुछ कुछ बहुत बड़ी भी होती है, नेचुरल लेक्स जो होती हैं वहाँ पर कोरल रीफ्स हो सकती है। और भाड़ में गई लेक्स, हम लोग लेक के एग्जाम्पल क्यों जाए? इसने कोई यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम में हमें कोई बांध थोड़ी ना रखा है। ये कंसेप्ट कोई लेक तक सीमित थोड़ी ना है, ये तो कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। तो सी मान लो, ठीक है। हाँ, ऑक्सबो लेक मान लो, ठीक है, बड़ी भी होती है ना। हमने एरियल इमेज उसकी देखी थी ना, देखने में ऐसा लगता है ऑक्सबो लेक इतनी सी है। अनन्या, ऑक्सबो लेक याद है ना, ठुमकेश्वरी, है ना। तो लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, इट अगर्स ड्यू टू डिक्रीज इन वाटर ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज टर्बिडिटी। टेल मी द फिनोमेना ऑफ दिस। मतलब एक ही बात है, चाहे आप कान यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, वाटर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाना और टर्बिडिटी बढ़ जाना, टर्बिडिटी बढ़ जाना, वाटर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाना, इसको मतलब समझाओ। श्रेय कैसे होगा, या कोई भी बताओ कैसे होगा? टर्बिडिटी मतलब क्या? तो पानी में धुंधला धुंधलापन ज्यादा आ जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा पानी, हेजीनेस बढ़ जाएगी। तो वाटर ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होगी कि बढ़ेगी? डिक्रीज ही होगी, ठीक है। अच्छा, कोरल रीफ, श्रेया इन लोगों को बताओ, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। आशमा या तो आप बताओ कि कोरल रीफ जो है
वो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस चीज का इंडिकेटर होते हैं? इनका कलरफुल रहना ज्यादा अच्छा माना जाता है या इनका सफेद रहना ज्यादा अच्छा माना जाता है? कलरफुल क्यों? अगर सफेद हो जाए तो श्रेया उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मयूर? ब्लीचिंग। और ये सबसे बड़ा इवेंट कहां पर हुआ था? हिंट देता हूं, ऑस्ट्रेलिया। उसके पास नाम बता दो। अरे भाई नाम बता दो उस रीफ का। चेन ऑफ रीफ्स, चेन ऑफ कोरल आइलैंड्स। शाबाश गौरव, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। कोरल रीफ्स की, कोरल रीफ्स का एक अनन्य चेन ऑफ आइलैंड्स मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया के पास। ये यहां पर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। थोपड़ा दिखाऊं इसका कैसा दिखता है? हाँ, जब भी किसी भी जगह पर अगर ब्लीचिंग होती है ना, तो यार समझ जाओ कि कुछ ना कुछ हुआ वहाँ पर, उस वाटर बॉडी के अंदर हुआ है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा उसको नीचे बना दिया। इस तरफ है, नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है ये ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। हाँ, कोरल सी भी कहते हैं। फेमस नाम लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ ही है, जैसे जो यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स को यूज़ करते हैं, किताबें यूज़ करती हैं ना, तो वो वही है। ये होती है कोरल रीफ्स। ठीक है। और कोरल्स आई थिंक बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। आई थिंक ये सब आप जानते हो, अभी तक 6 क्लास से लगातार हम पढ़ रहे हैं। जो पॉलिप्स होते हैं, जो उनके स्केलेटन होता है बेसिकली, है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परत बनाते 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 इनकी हाइट बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है। ये किस चीज के इंडिकेटर होते हैं श्रेया एक्वेटिक इकोसिस्टम में? शाइनी, कोरल्स किस प्रकार, किस चीज के इंडिकेटर होते हैं? बताओ श्रेया। हेल्थ ऑफ, हाँ, हेल्थ ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, या फिर उस वो जो इकोसिस्टम है वहां पर। और इनका सफेद हो जाना यानी कि वो इकोसिस्टम की हेल्थ खराब हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। कोई कुछ बोल रहा है? कोरल ब्लीचिंग, हाँ। हाँ शाइनी। अनन्या, आप जानते हो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? देखिए, मतलब ये फोटोज में सफ़ेद ऐसी हो जाती हैं। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये ब्लीच हो गई। ठीक है, ऐसी। और वहां पर जो मयूर आप कह रहे हो ना, सिर्फ ये वाला कारण नहीं था। याद करो जब हमने पढ़ा था सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना, और मतलब उलफुलाहट मचना मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत सारे उसके कारण थे। हाँ, मतलब ये भी ऑब्वियसली बात है, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है उसके पीछे, उस इफेक्ट के पीछे। ठीक है। फिर है, इट अफेक्ट्स नेविगेशन ड्यू टू इंक्रीज टर्बिडिटी, क्रिएट्स येलो, ग्रीन या फिर रेड स्मेल, कलर, सॉरी, इट क्रिएट्स स्मेल इन दैट वाटर बॉडी, इंक्रीजेस बायोमास ऑफ इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इट इंक्रीजेस बायोमास। पहले मुझे बताओ बायोमास क्या होता है? उसकी बॉडी एक प्रकार से उसका ऑर्गेनिक मैटर। वैसे बायोमास देखो, जनरली अगर आप सर्च करने जाओगे ना गूगल पे, तो बायोमास आपको एक ऐसी चीज दिखेगी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का वेट जो कि वो कैरी कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है। और उसकी, स्पेशली अगर प्लांट के कंटेक्स में बात करें, तो सनलाइट को यूज करके जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है वो बायोमास है उसका। ठीक है। लेकिन एक प्रकार से डेथ के बाद तो वो ऑर्गेनिक मैटर बन गया, तो वो ठीक है, इट इंक्रीजेस बायोमास। अब बायोमास क्यों? अब जैसे आप इसी को देख लो, डेट्रेटस लेयर बनी तो ये परत की परत बनती चली जा रही है कि नहीं बनती चली जा रही है? अब हो सकता है प्लांट्स ही मरे हो, सी ग्रासेस की डेथ हो गई हो, लेकिन वो कह रहे हैं इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन। अब इनएडिबल क्यों? क्योंकि इनको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता।
इनका डीकम्पोजिशन एक लेवल के बाद होना मुश्किल है। क्यों? डीकम्पोजिशन का रूल हमने इस चैप्टर में लगातार पढ़ा है हर एक जगह पर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक रूल होता है डीकम्पोजिशन का। क्या? फॉर डीकम्पोजिशन एक चाहिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को खाना तोड़ने के लिए क्या चाहिए? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है? इट इज जस्ट लाइक कि भाई आप खाना खाने बैठे हो तो एक गिलास पानी बगल में रख दो, भले ही आप खाना खाते हो पानी ना पीते हो, बाद में पीते हो आधे घंटे बाद, लेकिन अगर गले में कौर अड़ गया तो यू नीड पानी। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म यहां पर जब भी किसी डेड बॉडी को, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है, ठीक है, एक तरीके से उसको डीकम्पोज कर रहा है, उसको गायब करने का जो काम करेगा, उसको खाने का जो काम करेगा, उसके ऊपर फीड करने का काम करेगा, उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए बगल में साथ में अपने। और जितने बार या जितनी तेजी से डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उतनी तेजी से वो ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर फीड कर रहा होता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन की खपत करता रहता है, खाता रहता है, उसे यूज करता रहता है। ठीक है? तो इट इंक्रीजेस बायोमास ऑफ इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन। अब यही फाइटोप्लैंक्टन देखो टॉक्सिक बन गए हैं। ठीक है? बेंथिक एंड एपीफाइटिक एल्गे ये भी बढ़ेंगे। एल्गे की कैटेगरी है, मतलब वही अगेन टॉक्सिक है ये वाले, इनका कोई ठिकाना नहीं लग सकता। एंड ब्लूम ऑफ जिलेटिनस जूप्लैंक्टन। ठीक है? कौन इफेक्ट करेंगे? हाँ, और नहीं, और ये भी तो बात है ना, फिर आदमी कोई खाने के लिए बचा भी तो नहीं है। उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में सभी तो ऑलमोस्ट मर गए। और एक और बात है, फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया कोई, एनएरोबिक बैक्टीरिया का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाता ना। ये भी बात है। वो तो चलो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये है जिलेटिनस जूप्लैंक्टन। ठीक है? अब ये माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है, इसको देखने का कोई वैसे मतलब नहीं है। और ये आपके बेंथिक और एपीफाइटिक एल्गे। ठीक है? और जूप्लैंक्टन क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन में बेसिक फर्क क्या होता है? हाँ, मतलब मरीन एनवायरनमेंट में अगर आप फ्लोरा कहोगे प्लांट की कैटेगरी में, तो वो किसको कहोगे? जू के फाइटोप्लैंक्टन। और एनिमल की कैटेगरी में जूप्लैंक्टन। अब एक हेडिंग है हमारे सामने, एनालिसिस देने से पहले इसका मतलब मुझे जरा समझाओ कोई। वर्ल्ड्स ओशंस हैव लेस ऑक्सीजन टुडे, क्या संकेत कर रहा है आपको? नहीं, वो तो ठीक है, चलो डिजॉल्व ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन वर्ल्ड्स ओशंस हैव लेस ऑक्सीजन टुडे, यानी कि उनका उनका यूट्रोफिकेशन बढ़ता जा रहा होगा, सनलाइट की पेनिट्रेशन कम होती चली जा रही होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड प्रोसेस के अंदर और डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पा रहे होंगे। ये बड़े सारे सालों से, डिकेड से कुछ प्रक्रिया ऑब्जर्व करी होगी साइंटिस्ट ने, है ना? यही है। ठीक है? तो एक आईयूसीएन ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी। आईयूसीएन की फुल फॉर्म बताओ शाइनी, आईयूसीएन की फुल फॉर्म बताओ। श्रेया, क्या है आईयूसीएन की फुल फॉर्म? ठकुराई। हाँ, नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय आईयूसीएन, दुनिया के जो ओशंस हैं दे हैव लेस ऑक्सीजन टुडे देन दे डिड इन द 1960s। ठीक है? तो ये स्टडी आईयूसीएन की क्या कहती है, इसने कब से कब तक पता लगाया? कहता है देर इज फॉल इन ऑक्सीजन लेवल अराउंड 2% 1960 से लेकर 2010 तक। कितने साल हो गए? 50 साल। प्राइमरी कॉजेस डी ऑक्सीजनेशन के, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाए, आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हो आज के बाद। डी, वैसे एक और जगह, एक दो जगह और आया था इस चैप्टर में,
मैं सॉरी इम्फेसाइज करना भूल गया उसके ऊपर, लेकिन आप ये वाली टर्म यूज़ करा करो, डी ऑक्सीजनेशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन की प्रक्रिया कम होना या फिर वैसे भी ऑक्सीजन की प्रक्रिया कम होना, उसको डी ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, कभी भी ये वर्ड यूज़ मत करना। देखो इंग्लिश इंग्लिश क्या फ़र्क होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में इट इज़ अ ब्लाइंड गेम, कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेसिव स्किल्स इतने अच्छे ना भी हों तो मतलब इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना इतने अच्छे ना भी हो तो चलता है, लेकिन एक्सप्रेशन मतलब आपकी बात क्या कह रहे हो वो समझ में आ जानी चाहिए राइटर को, बस बात ये है। कई लोग, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी गलती कर देते हैं, वो एनएरोबिक प्रोसेस लिख देते हैं। भाई एनएरोबिक ना एक ऑर्गेनिज्म की पहचान होता है कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ कर पा रहा है। ठीक है, तो और जब आपको बोलना है कि ऑक्सीजन एक प्रक्रिया से ही एब्सेंट है पूरी की पूरी, ठीक है, या कम हो रहा है वो, तो आप उसको कहोगे डी ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो प्राइमरी कॉजेज ऑफ डी ऑक्सीजनेशन आर, एक तो है यूट्रोफिकेशन। फटाफट बताओ क्या ये, एक वर्ड में एक सांस में क्या कहोगे आप इसको? पानी के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, तो प्राइमरी कॉजेज ऑफ डी ऑक्सीजनेशन आर यूट्रोफिकेशन एंड, ध्यान से देखना इस वर्ड को, नाइट्रोजन डिपोजिशन। नाइट्रोजन डिपोजिशन कहां से? फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स along with widespread impacts from ocean warming। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ लूं, ग्रेट बैरियर रीफ में कभी कभार कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है, क्या मैं इस पॉइंट को पकड़कर लिख सकता हूं वन ऑफ द रीजन? दुनिया में जो प्रक्रिया चल रही है, ऑब्वियसली बात है, अब ऐसा तो है नहीं, मैं ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो मैं ब्लेम लगा भी नहीं रहा है ना, लेकिन दुनिया में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो चल रही है, उसने अपना कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो दिखाई है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तभी तो जाकर ये कोरल ब्लीचिंग हुई है वहां पर, या किसी भी जगह पर जहां पर ब्लीचिंग होती है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इतने बड़े लेवल पर ब्लीचिंग विटनेस करी गई थी, जो कि एक खतरनाक बात है। ठीक है, हाँ, ओशन वार्मिंग की वजह से भी ये मतलब वन ऑफ द रीजन है, वो कह रहे हैं ना कपल्ड विद दिस, मतलब और भी रीजन है लेकिन ये भी है। ठीक है, अब जो वो कह रहे हैं ना कि रेड सर्कल शो द साइज एंड लोकेशन ऑफ डेड जोन्स इन 2010, ब्लैक डॉट्स इंडिकेट डेड जोन्स ऑफ अननोन साइज, डार्क ब्लू रीजन्स इंडिकेट ओवर फर्टाइल वाटर दैट में गिव राइज टू डेड जोन्स। ये नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी कहती है, तो वो इसके बारे में कह रहा है आपको। सबसे पहले वो आपको क्या कह रहा है, जो रेड सर्कल्स हैं दे शो द साइज एंड लोकेशन ऑफ डेड जोन्स इन 2010। डोंट वरी, अभी आ रहा हूँ डेड जोन के टॉपिक पर, लेकिन पहले आप जान जाओ वो इंट्रोड्यूस किस चीज़ से आपको करा रहा है। रेड सर्कल में जितना बड़ा साइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा और जो लोकेशन दिखाऊंगा वहां पर डेड जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, 2010 तक काफ़ी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले अपने एशिया में ढूंढते हैं ज़रा कुछ। ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है ये, चाइना जापान के पास। अब ये देखो, मुझे एक चीज़ बताना ज़रा, मैं यहाँ पर ना अभी सिर्फ रेड रेड सर्कल्स के ऊपर फोकस करना, सिर्फ रेड सर्कल्स। मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ कंट्री ए, कंट्री, हाँ कंट्री नहीं, कंट्री ए और कंट्री बी और ये तीसरी कंट्री हमारी। अब मुझे एक बार बताओ, डेड जोन सबसे खतरनाक कहां पर है इन तीनों में से? मतलब मैंने जो, देखो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने पहला गोला लिया है, दूसरा गोला लिया है इसको, पहला गोला लिया है ये वाला, और तीसरा वाला मैंने लिया है ये बड़ा वाला सर्कल। अब मुझे बताओ डेड जोन ज़्यादा खतरनाक कहाँ पर है? सबसे बड़ा, थर्ड में। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये कि डेड जोन की अवेलेबिलिटी तो तीनों में ना,
तो बड़ा सर्कल आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पर डेड जोन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। 2010 तक ये फिनोमेना विटनेस करा गया था। ठीक है, रेड सर्कल वाली प्रक्रिया आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले फैमिलियर करवा रहा हूँ। लिखा भी हुआ है तो आप खुद भी देखोगे अगर आपके पास बुक है तो वो एक बार मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ वो काम। ठीक है, तो रेड सर्कल्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं क्या, इसको हम पिंक से मार्क कर देते हैं, साइज एंड लोकेशन ऑफ डेड जोन्स। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर ब्लैक डॉट्स हैं दे इंडिकेट डेड जोन्स ऑफ अननोन साइज। ठीक है, मतलब यहां पर डेड जोन डेवलप जरूर हो रहा है, लेकिन कितना खतरनाक है कितना विनाशकारी है अभी तक नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी पता नहीं लगा पाया। तो ब्लैक डॉट्स, जस्ट अ मिनट, जैसे एक यहीं देख लेते हैं अपन, एक अरेबियन सी में अपन को दिख रहा है ब्लैक डॉट, एक ये वाला एक गल्फ कंट्रीज के पास दिख रहा है और एक ये साउथ ईस्ट एशिया में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है आपको डार्क ब्लू, तो डार्क ब्लू जो रीजन्स हैं दे इंडिकेट ओवरली फर्टाइल वाटर डैट में गिव राइज टू डेड जोन्स। ठीक है, ये नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी कहती है, उसने मतलब जो रिजल्ट जो शो करे हैं। ठीक है, उसके बाद ये है जो वार्मर ओशंस हैं इट कॉजेस डी ऑक्सीजनेशन both because oxygen is less soluble in warmer water and through temperature driven stratification। तो गर्म पानी के अंदर जो है इट कॉजेस डी ऑक्सीजनेशन। डी ऑक्सीजनेशन का यहां पर मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होते रहना। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इज लेस सॉल्यूबल इन वार्मर वाटर, अच्छे से घुलेगा नहीं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं। आपको एक चीज़ याद होगा, आपको दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि सर आप अभी तो कुछ बता रहे थे कुछ लेक्चर पहले के जो ये गर्म पानी में चीज़ें अच्छे से घुल जाती हैं, वो ठीक है भाई, लेकिन ऑक्सीजन जो है इट इज़ लेट सोल्यूबल इन वार्मर वाटर एंड थ्रू टेम्परेचर ड्राइवन स्ट्रेटिफिकेशन। अब टेम्परेचर ड्राइवन स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं आपको हिंट दे दूं, श्रेया बताओ ठंडा पानी, ठंडे पानी और गर्म पानी की लेयर कैसे बनेगी पानी के अंदर? मैं एक समुद्र के अंदर हूं, ठंडापन कहाँ देखने को मिलेगा और गर्माहट कहाँ देखने को मिलेगी? अगर ग्लोबल वार्मिंग हो भी रही है या फिर सूरज ज़्यादा गर्मी से अगर फेंक भी रहा है अपनी धूप, या जो भी है वर्ल्ड का टेम्परेचर मतलब बेसिकली बढ़ रहा है, तो गर्माहट कहाँ फील होगी मुझे और ठंडक कहाँ फील होगी? हाँ, ठंडक बिल्कुल डेप्थ पे। ठीक है, तो आइस जो है, आइस मेल्ट and glacier runoff results in less salty and therefore a less dense layer that floats on the top। बर्फ क्या पिघल रही है? आइस में कैसा कैसा पानी है? फ्रेश वाटर। ग्लेशियर रन ऑफ मतलब ग्लेशियर्स पिघल पिघल कर अपना पानी जो है वो ला रहे हैं। तो इसकी वजह से एक बात बताओ, अगर ग्लेशियर्स पिघल कर किसी एक सॉल्ट वाटर लेक के अंदर, ग्लेशियर्स का पानी कैसा? ये ग्लेशियर रन ऑफ जो है, तो ग्लेशियर्स का पानी कैसा? फ्रेश वाटर। ठीक है, और इट रिजल्ट्स इन लेस सॉल्टी। लेस सॉल्टी मतलब क्यों? जो लेक है उसके अंदर से खारापन जो है वो कम होगा। ठीक है, उसके अंदर जितना खारापन था उसके ऊपर से ये लेयर जो है फ्रेश वाटर की आ तो रही है, बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर रन ऑफ हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन अ लेस सॉल्टी एंड देयरफॉर अ लेस डेंस लेयर दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप। ये वाली लेयर ऊपर रहेगी। डेंस लेयर कौन सी होती है? जिस पानी में नमक मैं मिला दूं वो डेंस है, या फिर जो पानी बिना नमक के वो डेंस है? भारीपन किस में होगा?
जैसे एक सेकंड कोटा फैक्ट्री देखी है? कोटा फैक्ट्री नहीं देखी आपने वेब सीरीज आप लोगों ने? भाई तुम लोग पढ़ लिया करो, एंटरटेनमेंट कर लिया करो, किसी चीज में तो अच्छे बनो भाई। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। चंबल का पानी कैसा होता है, लोग क्या कहते हैं चंबल का पानी कैसा होता है? खारा होता है, और खारा वाटर, खारा जो पानी होता है वो हैवी पानी होता है, हैवी वाटर होता है ना? हैवी इन द सेंस मैंने आपको बताया था ना कि आप एमपी में लोगों को कम मोटा देखोगे, है ना? पानी ही उनका ज्यादातर पेट भर देता है जो सॉल्टी वाटर होता है। किसी भी जगह का, मैं सिर्फ एमपी की बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह पर अगर खारा खारा पानी होता है, आपका पेट खाने के साथ जल्दी भर जाता है अगर आपको पानी पीने की आदत है बीच बीच में तो आइस मेल्ट एंड ग्लेशियल रन ऑफ्स, इट रिजल्ट्स इन अ लेस सॉल्टी एंड देयरफॉर अ लेस डेंस लेयर दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप। ठीक है, अब ये जो सेट, हाँ क्या कह रहे हो भैया? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, ये इसकी स्टडीज हैं आईयूसीएन की, एक एक पॉइंट मेंशन कर रखे हैं उसने। अब ये लंबी रिपोर्ट तो दे नहीं सकता, तो इसने ना मिनिमम पॉइंट्स निकाल कर आपको पेश कर रहा है बस ये। हाँ तो वो, हाँ सही बात है। कि मतलब इससे क्या रिलेट कर रहा है ये, बिना क्योंकि बिना सर पैर की एक एक पॉइंट बोल ले जा रहा है ना रेंडमली, है ना? यही लग रहा होगा वो रिपोर्ट्स के बेसिकली टाइटल्स। यार देखो, अभी आप ये रिपोर्ट पे जाओगे ना, इंडिया की मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट इतनी लंबी लंबी होती है, आईयूसीएन की ये वाली रिपोर्टें जो ऐसी निकलती है ना, 500 हजार पेजेस की होती है। अब वो आपको आपको यहाँ पर लिंक लगा भी देगा तो आप जाके पढ़ोगे क्या उसको? ठीक है, तो आइस मेल्ट एंड ग्लेशियर रन ऑफ रिजल्ट्स इन अ लेस सॉल्टी एंड देयरफॉर अ लेस डेंस लेयर दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप। ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन समझ रहे हो, लेयरिंग जो बन गई है, एक तो ठंडे पानी की, गर्म पानी की, खारे पानी की, फ्रेश पानी की। दिस स्ट्रैटिफिकेशन इनहिबिट्स द अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द अपर लेयर ऑफ द ओशन। अपवेलिंग क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट नीचे से ऊपर जाए। जैसे मुझे आप एक बार बताओ, पहले एयर के कंटेक्स्ट में बात बताना, श्रेया अपन ने एयर मास का टॉपिक करा था, याद है? उस एयर मास के अंदर भी टॉपिक्स होते हैं मयूर, वार्म करंट, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास। हमेशा गर्म हवा नीचे की तरफ आएगी या फिर ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी? ठंडी हवा, क्योंकि वो डेंस है। कोल्ड करंट नीचे की तरफ जाएगा या फिर वार्म करंट नीचे की तरफ जाएगा? वाटर की बात कर रहा हूं मैं। ठंडा पानी डेंस होता है या फिर ठंडा पानी से बनेगा कोल्ड करंट, और गर्म पानी जो होता है उससे बनेगा वार्म करंट। तो गर्म पानी की अपवेलिंग होगी या फिर कोल्ड पानी की अपवेलिंग होगी? कोल्ड पानी नीचे की तरफ जाएगा ओशन में या फिर ऊपर की तरफ आएगा? वार्म ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, ये न्यूट्रिएंट्स की अपवेलिंग नहीं होने देता इनटू द अपर लेयर ऑफ द ओशन। दिस इज वेयर, एक बार आप लोग अपना माइक बंद कर लो, मयूर माइक बंद करो। दिस इज वेयर डिवीजन ये जो लेयरिंग है ना, जैसे ये वार्म कोल्ड सॉल्टी फ्रेश ऐसे करके ये लेयरिंग बन गई है, इसकी वजह से दुनिया के विभिन्न ओशंस की, ये बता रहा है वो आपको। ठीक है, तो दिस स्ट्रैटिफिकेशन इनहिबिट्स द अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द अपर लेयर ऑफ द ओशन। दिस इज वेयर मोस्ट, क्या कह रहे हो? हाँ ये वाली आइस मेल्ट्स, हाँ एंड नहीं, वो ये कह रहा है आइस जब भी मेल्ट होगी ना, और ग्लेशियर रन ऑफ जिस जिस जगह पर हुआ है, तो ऊपर की लेयर जो है वो लेस सॉल्टी बन जाती है एंड देयरफॉर लेस डेंस लेयर दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप। हाँ मतलब वो है कि देखो, वो ये बात कर रहा है कि परत पे परत जब बिस्ती चली जाएगी ना इसकी, एक तो सॉल्टी वाटर की, फिर फ्रेश वाटर की, फिर सॉल्टी वाटर की, फिर फ्रेश वाटर की। उसने आपको एक रीजन भी बता दिया है कि फ्रेश वाटर जो है वो आएगा कहाँ से, आ रहे हैं? फ्रेश वाटर आएगा ग्लेशियर रन ऑफ से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली की सर्टिफिकेशन बन गई है ना चाहते हुए भी ओशन वाटर के अंदर। तो कह रहा है जब भी ऐसी लेयरिंग होती है ना, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलिंग नहीं हो पाती अपर पार्ट ऑफ द ओशन में, न्यूट्रिएंट्स नीचे की तरफ ही सिंक डाउन करते रहेंगे।
अब ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट्स का कुछ कुछ जाना क्यों जरूरी था? बिकॉज दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द ओस्टिक फोटोसिंथेसिस सच एस बाय डेट ऑफ फाइटोप्लैंटन अकर्स। आपको पता है प्लांट्स वगैरह तो सारे ऊपर ही हैं, वो शैलो लेयर में मिलेंगे आपको कि डेंस लेयर में मिलेंगे, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, गुड। तो दिस डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लाइकली टू डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सरफेस ओशन। सरफेस ओशन मतलब क्या? ऊपर वाला पार्ट। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो इस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये वाला शैलो वाटर ही तो है ना, यहां से लैंड है अपना, आते आते बस इतनी जगह पर अपन को सी ग्रास और अपने प्लांट्स वगैरह मिल रहे हैं अपन को। ठीक है, बस यही वाला रीजन है। अब वो हमसे एक बात कह रहा था, ये वाली बात अभी तक हमारे पल्ले नहीं पड़ी है, कि रेड सर्कल्स, ब्लैक डॉट्स और डार्क ब्लू जो उसने रीजन हमें दिखाए। अच्छा, डार्क ब्लू मैंने आपको बनाकर उधर नहीं दिखाया ना, तो फोन आ गया था ना वो। डार्क ब्लू रीजन इंडिकेट्स ओवर फर्टाइल वाटर, ओवरली फर्टाइल वाटर डेट में गिव राइज टू डेड जोन्स। तो डार्क ब्लू अपन को यहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ब्लैक, या आई थिंक अब ब्लैक वाले ये हैं इसके लिए, और डार्क ब्लू ये वाली डॉट्स हैं, क्योंकि डार्क ब्लू एसेस तो नहीं है कुछ भी यहाँ पर, नहीं। छोड़ो, खैर कौन सा अपन को इस चीज़ में, इतनी थी छोटी सी चीज़ में अपन को वर्ल्ड मैप बनाना है यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये वाले ओवरली फर्टाइल वो ये वाले रीजन होंगे। ठीक है, डेड जोन अभी हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसी वही स्टार्ट कर रहे हैं, वो अभी तक उसने बताया नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? जो ऊपर अभी हम पढ़ रहे थे, ये तो IUCN की देखो वो है। आपसे कोई देखो, आपको सिर्फ कोई भी नहीं पूछने वाला कि कौन सी स्टडी ने ये कहा था कि 1960 से लेकर 2010 तक मतलब ये हो रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा कुछ सुना है कि हाँ ऐसी प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए। ओके, और अगर मेंस आए तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो। बेस्ट रहता है देखो ऐसी चीजें बोलना, जब भी आप कोई बात, याद रखना इंटरव्यू में आपके मुंह से जब भी कोई बात निकले, जब तक वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ना हो, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में, तब तक जो है आप ना हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी के कंधे पे रख के ही बंदूक चलाया करो। इवन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे आपका जो ओपिनियन, आपके ओपिनियन भी तो किसी ना किसी चीज से डिराइव होते हैं। एक ब्यूरोक्रेट की ये वाली बात एक खास होती है कि वो हवा में बातें नहीं करता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर को कि हवा में अगर बातें करेगा वो चीजें काम नहीं करने वाली है यार। अब एक बात बताओ, अगर आपको जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, कोविड के टाइम पर आपको ये कहने लगते कि देखो कोविड से इतने घबराने की बात नहीं है, गर्म पानी के नमक के गरारे करो, हल्दी वाला पानी पियो, हल्दी वाला दूध पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और गले में कुछ होगा नहीं गर्म पानी और नमक के गरारे करने से, तो आपका कोविड ठीक हो जाएगा। अब ये तो बात हवा में करने वाली बात हो गई ना, साइंटिफिक बेसिस तो उसका कुछ और ही कहता था कोविड-19 का। कई लोग तो इस हद तक चले गए थे कि भाई दारू पीते रहो, गरम जो होती है कौन सी विस्की और रम होती है जो, ये पियो, उससे भी कोविड ठीक हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में तो घर घर में डॉक्टर घूम रहे थे उस टाइम पर। याद रखना, आप हमेशा मीन्स में और जब भी कोई बात करो तो अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है, इसको प्लीज अवॉइड करना। आप हमेशा किसी ना किसी का सहारा लेकर वो जो है अपने आंसर करो। ठीक है, किसी रिपोर्ट को, किसी पर्सन का नाम, आप जैसे आपको अगर प्रीएम्बल के बारे में कुछ बोलना है तो यस, प्रीएम्बल जो है एक प्रीफेस है, सब कुछ है, लेकिन आपका आंसर ज़्यादा अच्छा तब हो जाएगा कि एन ए पालकी वाला ने कहा था कि वो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपका आंसर में वर्जन आ गया।
कि आप कमेंट्री नहीं कर रहे हो, आप टिप्पणी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ये मानते हो कि भाई मैं कोई एक एलिजिबल पर्सन नहीं हूं इसके ऊपर इतना बड़ा कमेंट करने वाला। ये चीज़ है। जो डेड जोन्स होते हैं, या जिसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट्स, डेड जोन्स आर ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है। इससे लेकर इसके बीच में ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि यूपीएससी के पूरे पेपर में 5 to 8% अलग अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी, टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। वो उससे अलग होते हैं, याद रखना, कंसेप्ट से अलग होते हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, टर्म बेस्ड क्वेश्चन अलग होते हैं। जो कंसेप्ट वाले होते हैं ये कम से कम 11% से 17% पूरे पेपर में डोमिनेट करते हैं। तो एक टर्म बेस ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है आपको 2024 से लेकर 28 तक के प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा ये, ऐसा कुछ क्वेश्चन पक्का गारंटी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं कह रहा हूँ, मतलब मैंने एनालाइज कर रखा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हमारे मैंने ये बोल रहा कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, कौन सा वाला पॉइंट कह रहे हो? हाँ हाँ, हाँ डेड जोन इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहां पर जो ऑर्गेनिक डेट्रेटर्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। अभी हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है ये डेड जोन्स, जिनको बायोलॉजिकल डेजर्ट्स भी बोला जाता है। दे आर इंक्रीजिंग इन द कोस्टल डेल्टा एंड एस्चुरिन रीजन। कुल मिलाकर आप कोस्टल डेल्टा, एस्चुरिन रीजन गोली मारो, आप एक टर्म याद रखा करो, वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड्स में पढ़ रहा। ठीक है, उसके बाद हाइपोक्सिक जोन्स, ऐसे रीजन्स दुनिया के विच आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी लेक में एल्गल ब्लूम हो चुका है, यूट्रॉफिकेशन से प्रभावित वो लेक है और पूरी तरीके से उसको प्रभावित कर चुकी है यूट्रॉफिकेशन की प्रक्रिया उस लेक को, तो क्या वो ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड है या फिर ऑक्सीजन है अभी भी वहां पर? डिप्राइव्ड है, तो क्या मैं ऐसी जगह को भी हाइपोक्सिक जोन बोल सकता हूं? ठीक है, अब वो आपको क्या बता रहा है, हाइपोक्सिक जोन यानी कि ऐसे रीजन विच आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना ये सब कुछ पानी की प्रक्रिया को बोल रहा है इस चैप्टर के अंदर, कोई भी लिथोस्फीयर अपने मन से कनेक्ट मत कर देना। तो हाइपोक्सिक जोन्स, जोन्स डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, कैन अकर नेचुरली ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की अपवेलिंग होगी तो वो हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि न्यूट्रिएंट की अपवेलिंग जो है वो ज़रूरी थी यहाँ पर, क्योंकि अभी जो आईयूसीएन की रिपोर्ट थी लास्ट के 2 पॉइंट ये कह रहे थे कि अपवेलिंग रुक गई है, इसकी वजह से उसको फोटोसिंथेसिस में तकलीफ हो रही है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पा रहे हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। अब यहाँ पर आप हमें कुछ और बता रहे हो। तो देखो, रूल इतना तो समझते हो ना कि प्लांट को क्या बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं चाहिए क्या, बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए क्या? कुछ तो चाहिए है ना। ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया बनती है ना, राइट? क्योंकि वहां पर कोई और फायदा ले जाता है फिर उस न्यूट्रिएंट का। या फिर मान लो चलो कोई और क्यों, जो सी ग्रासेस है वहां पर उन्हीं ने फायदा उठा उठाकर अपनी पॉपुलेशन पूरी डोमिनेट कर ली, तो मछलियां कहां रहेंगी, केकड़े कहां रहेंगे, सी हॉर्स कहां रहेगा? तो हाइपोक्सिक जोन क्या है, न्यूट्रिएंट्स की अपवेलिंग हो रही है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ऊपर इतनी तेजी से किसी भी एक स्पीशी की ग्रोथ होने लगेगी कि वो ही पूरे के पूरे शैलो वाटर्स में और अपर लेयर में डोमिनेट करने लग जाएंगे। अब एक बात बताओ, ये अपने आप से परत बनाने लगा यहां पर, एल्गे की लेयर, एल्गे अपने आप यहां पर डोमिनेट करने लगा, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तभी तो करने लगा ना। लेकिन जब ये ढक लेगा पूरी तरीके से, तो ये किसी और को सरवाइव करने देगा अपने अंडर? करने देगा? बिल्कुल नहीं। तो दे कैन बी क्रिएटेड और इनहेंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी टू फॉर्म डेड जोन्स। डेड जोन्स
ऐसे एरियाज होते हैं ओशन के अंदर विद वेरी लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, हाइपोक्सिक कंडीशंस। डेड जोन्स कैसे एरिया है जहां पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन काफी कम है। तो मतलब समझ गया ना नया आर्यन, ज्यादा इसमें कोई माथा पच्ची वाली कोई बात ही नहीं है। जहां पर भी ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो है वो मतलब इस तरीके से वर्क करने लगा वो प्रोसेस हमने ना कि डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने लग गई, वो कम होने लग गया, तो यहाँ पर जो है वो डेड जोन्स बन गए। तो डेड जोन्स जो है दे इमर्ज व्हेन इन्फ्लक्स ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पर एल्गे ग्रोथ। मतलब केमिकल न्यूट्रिएंट्स या जो आप नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स कह लो इतने हैं कि वो बेसिकली किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एल्गे की ग्रोथ को या एल्गे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दीज जोन्स यूजली अकर 200 से 800 मीटर बिलो द सरफेस, स्पेशली सॉल्ट वाटर लेयर में। तो डेड जोन जो है दे आर डेट्रीमेंटल टू एनिमल लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल लाइफ ईदर डाई और माइग्रेट फ्रॉम द जोन। या तो भागने की कोशिश करेंगे या मर जाएंगे। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन्स जो कि फॉर्म हुआ वो हुआ गल्फ ऑफ मेक्सिको में, होता हुआ है एवरी स्प्रिंग सीजन। कैसे? फार्मर जो है दे फर्टिलाइज द क्रॉप्स एंड रेन वॉशेस फर्टिलाइजर ऑफ द लैंड इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। याद है इसी चैप्टर के अंदर एक दिन ऑक्सबो लेक का एग्जांपल देकर समझा रहा था मैं कि वहां पर जो है खेत है, बीच में बारिश का पानी आया और वो है ना, और उधर से वो जाते जाते एग्रीकल्चर बेस से होता हुआ उसके अंदर वो मिक्स हो गया। सेम प्रक्रिया गल्फ ऑफ मेक्सिको में चल रही है। दिखा देता हूं मैं आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको। यहां पर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको। इधर हम गए, ये है, इधर चल रही है, ठीक है। अब इसको यहां पर देखिए तो कुछ ऐसा, तो इसका रंग रूप भी फिर पक्का बदल गया होगा। यस, बदलने लगा है। अब देखो, खुद बताओ, गल्फ ऑफ मेक्सिको इज रिकॉर्ड हॉट। आज से पहले इतना गर्म कभी नहीं रहा। अब ये इनवाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यूट्रोफिकेशन इन सबकी प्रक्रिया को, अगर ये गर्म होता चला जा रहा है तो, राइट? ये बनता चला जा रहा है और बन गया है, बनता क्या चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है धीरे धीरे करके। हर एक स्प्रिंग सीजन में तो ये विटनेस होता ही है डेड जोन। तो देयर इज अ डेड जोन इन गल्फ ऑफ ओमान ऑल्सो, और ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या क्या मैकेनिज्म है 100 बातों की एक बार डेड जोन्स की फॉर्मेशन के लिए? यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम एंड हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? वेरी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 2018 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स और मरीन और ऑन मरीन इकोसिस्टम्स। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छे से सबको समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, जो आज की डिस्कशन से मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अप वेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छी चीज है एक वाटर बॉडी में कि बुरी चीज है? सोच समझ के आंसर देना मुझे। पहले मुझे बताओ, अप वेलिंग हो किसकी वजह से रही है? मतलब नीचे से न्यूट्रिएंट उठ के ऊपर क्यों जा रहे हैं? स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से। अब वो टेम्परेचर की भी है और वो सॉल्ट प्लस फ्रेश वाटर की भी है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स का नीचे से ऊपर की परत पर जाना ये ठीक है, कुछ मात्रा के अंदर तो ये सर्वाइवल कंडीशन को पैदा कर देगा, तो ठीक है। लेकिन ज्यादा बड़ा तो यस, ये फिर विनाशकारी है। क्योंकि किसी एक फाइटोप्लैंक्टन, किसी एक सी ग्रास, किसी की स्पीशी की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, है ना, और डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वहां पर।
और अगर उसने लेयर बना ली, लाइक एल्गे जैसी ग्रोथ, एल्गे की ग्रोथ हो गई, उसने लेयर बना ली, तो सनलाइट की पेनिट्रेशन वैसे ही रुक जानी है। तो जो सी ग्रास वगैरह जो शेलो वाटर में है, या फिर जो दूसरे पेड़ पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको फोटोसिंथेसिस में कोई मदद ही नहीं मिलनी है, तो वो मर जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे और ऐसे करके डेड बॉडीज बनती चली जाएंगी, तो उनकी बॉडीज पर डिकम्पोजिशन के लिए अगेन डिसॉल्व ऑक्सीजन की नीड होगी। तो ये अल्टीमेटली फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा का पूरा बर्बाद ही हो जाना है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।